नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें हमने पिछले वीडियो में कांग्रेस के बारे में जाना था। अब हम जानते हैं आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जन्म हुआ 1886 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1886 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ। इनकी मृत्यु हुई, यानी इनकी मृत्यु कब हुई? 1958 ईस्वी में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु 1958 ईस्वी में हुई। इनका मूल नाम क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मूल नाम अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मूल नाम था अब्दुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद। ये इस्लाम के विद्वान थे, यानी इस्लाम धर्म के क्या थे? विद्वान थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो इस्लाम धर्म के विद्वान थे। स्वतंत्रता सेनानी, यानी स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कांग्रेस के क्या थे? नेता भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो कांग्रेस के नेता तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को एक करने का प्रतिपादक या सूत्रधार किया था इन्होंने। विभाजन के विरोधी थे, यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन के क्या थे? विरोधी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो विभाजन के क्या थे? विरोधी थे। संविधान सभा के सदस्य भी थे। भारत का जो संविधान निर्माण हुआ था, जो संविधान सभा थी, उसके क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सदस्य थे। आजाद भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में ये क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो आजाद भारत में बने पहले मंत्रिमंडल, यानी भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। अमूमन माना जाता है कि 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। उस आम चुनाव में जो मंत्रिमंडल बना उसमें क्या थे? ये पहले शिक्षा मंत्री थे। अब बात करते हैं राजकुमारी अमृता कौर। कौन थी राजकुमारी अमृता कौर? इनका जन्म, राजकुमारी अमृता कौर का जन्म हुआ 1889 ईस्वी में। कब हुआ? 1889 ईस्वी में। इनकी मृत्यु, राजकुमारी अमृता कौर की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। कौन थी राजकुमारी अमृता कौर? गांधीवादी। क्या थी? गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, यानी गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाली स्वतंत्रता सेनानी थी राजकुमारी अमृता कौर। कपूरथला के राज परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म। राजकुमारी अमृता कौर का जन्म है वो कपूरथला के राज परिवार में हुआ था। विरासत में, यानी राज परिवार में जन्म हुआ, फिर भी विरासत में मात्र क्या मिला? ईसाई धर्म मिला, और कुछ नहीं मिला। विरासत में मात्र क्या मिला? ईसाई धर्म। पहले स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, वो क्या थी? भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री, भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। 1957 तक, 1952 से लेकर 1957 तक क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थी। अब बात करते हैं केरल में कम्युनिस्ट पार्टी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में जानते हैं। कांग्रेस 1957 में केरल में हार गई। 1952 में तो कांग्रेस ने क्या किया? विजय हासिल की केरल में, लेकिन द्वितीय आम चुनाव हुए जब 1957 में, उस वक्त केरल में कांग्रेस को क्या करना पड़ा? पराजय का सामना करना पड़ा। 1957 के विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 में, यानी द्वितीय आम चुनाव में विधानसभा चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, यानी केरल की विधानसभा में सर्वाधिक सीटें हासिल करने वाली पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। केरल की कुल सीटें उस वक्त थी 126। इनको कुल 126 सीटों में से 60 सीटें प्राप्त हुई, फिर भी पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ। पूर्ण बहुमत हासिल तब होता जब 50% इनको क्या मिलती? सीटें मिलती। 50%, यानी 126 की आधी सीटें मिलती, यानी कितनी? 63 सीटें प्राप्त होती हैं। 3 सीटें क्या थी? कम थी। 60 सीटें प्राप्त हुई। 5 सीटें आजाद पार्टी, और 5 सीटें इनके साथ आजाद पार्टी की मिल जानी, यानी समर्थन मिल गया आजाद पार्टी की 5 सीटों का। इस कारण इनकी केरल में क्या बन गई? सरकार बन गई। राज्यपाल ने, केरल के राज्यपाल ने ईएमएस नमूंद्रीपाद, यानी ईएमएस नमूंद्रीपाद की सरकार बनाई।
EMS नमूद्रीपाद को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया और एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी। यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है वो लोकतंत्र के जरिए बन गई, लोकतांत्रिक रूप से बनी। पहली बार ऐसा हुआ था, यानी ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था। कांग्रेस सरकार ने सरकार के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया, यानी कांग्रेस ने इस कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ क्या छेड़ दिया, मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। कांग्रेस सरकार ने 1957 में आम चुनाव हुए, EMS नमूद्रीपाद क्या बने, केरल के मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस ने 1959 में संविधान के अनुच्छेद 356 के आपातकाल के तहत अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया, यानी सरकार गिरा दी, केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। बात करती है सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी क्या थी? जब राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चला रहा था, जब राष्ट्रीय कांग्रेस जन आंदोलन चल रहा था, तभी इसी पार्टी के अंदर एक और पार्टी, यानी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही एक और पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में क्या हो जाता है, गठन। जब राष्ट्रीय कांग्रेस में जन आंदोलन चल रहा था, तभी कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हो जाता है। इसी को देखकर कांग्रेस ने 1948 में, यानी 1934 में जो कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है, उसी को देखकर 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में क्या किया, बदलाव किया, ताकि कांग्रेस के सदस्य दोहरी सदस्यता ना धारण कर सके। यानी कांग्रेस ने क्या किया, बदलाव किया कि ताकि कांग्रेस के सदस्य वो दोहरी सदस्यता न हासिल कर सके। जैसे सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य है वो साथ साथ किसका है, कांग्रेस का भी सदस्य है। इसीलिए ये संविधान में क्या किया गया, बदलाव किया गया। इसी कारण समाजवादियों को मजबूर होकर क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा समाजवादियों को। क्यों होना पड़ा? क्योंकि संविधान में बदलाव कर दिया गया कि एक व्यक्ति या एक नेता दोहरी सदस्यता, किसी पार्टी की दोहरी सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकता। तो समाजवादियों को क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और 1948 ईस्वी में एक अलग पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करनी पड़ी। यानी 1949 में एक अन्य पार्टी की क्या करनी पड़ी, स्थापना करनी पड़ी, सोशलिस्ट पार्टी की। पहले तो क्या थी, कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई, लेकिन जैसे ही संविधान में बदलाव किया गया कि एक सदस्य दो पार्टी या दोहरी सदस्यता धारण नहीं कर सकता, तो उसके बाद जो समाजवादी थे उन्होंने एक अन्य पार्टी का निर्माण किया 1949 में, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी इन दोनों यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी से बिल्कुल क्या थी, अलग थी। ना ही कांग्रेस की विचारधारा रखते थे और ना ही कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा रखते थे, क्योंकि यह समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा रखते थे। यानी सोशलिस्ट पार्टी के जितने भी नेता थे वो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा रखते थे। तो साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि हमारे द्वारा जो भी कक्षाएं संचालित की जा रही है उनसे आपको यदि फायदा हो रहा है, आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से आगे आने वाली जो भी कक्षाएं, जो भी वीडियो है, वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, यानी आपके पास सूचनाएं प्राप्त हो सकें। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चलो साथियों, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे बात करते आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव का जन्म, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1889 ईस्वी में। इनकी मृत्यु, आचार्य नरेंद्र देव की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1956 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव का जन्म हुआ, 1889 में मृत्यु हुई 1956 ईस्वी में। बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। जो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में। उसके संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ में क्या थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। इस पार्टी की स्थापना इन्होंने कब की? 1934 में की। कई बार क्या गए? जेल गए। यानी आजादी के आंदोलनों के दौरान इन्होंने कई बार जेल की यात्राएं की। बौद्ध धर्म के विद्वान थे। आचार्य नरेंद्र देव है वो बौद्ध धर्म के क्या थे? विद्वान थे।
अब बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। इनका जन्म B.R. अम्बेडकर का जन्म, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु, B.R. अम्बेडकर की मृत्यु 1956 ईस्वी में हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? 1891 में। मृत्यु कब हुई? 1956 ईस्वी में। जाति विरोधी आंदोलन के नेता, यानी जातियों के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसके क्या थे? नेता थे। दलितों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, यानी जितनी भी नीची जातियां थी, यानी दलित, जिनको लोग क्या समझते थे? नीच जातियां समझते थे, उनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। विद्वान और क्या थे? बुद्धिजीवी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? विद्वान थे और साथ में क्या थे? बुद्धिजीवी थे। इंडिपेंडेंट पार्टी के संस्थापक थे, यानी इंडिपेंडेंट पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के गठन के योजनाकार, यानी जो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन हुआ उसके योजनाकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म अपनाया। अब बात करते हैं कांग्रेस का भारत में प्रभुत्व है। बाकी देशों से क्या था? अलग था। किस प्रकार अलग था? क्यों अलग था? जानते हैं। यानी कांग्रेस का भारत में प्रभुत्व है, वो बाकी देशों में कांग्रेस का उतना प्रभुत्व नहीं था जितना भारत में था। वो अलग कैसे था, क्यों था, उसके बारे में जानते हैं। भारत में एक पार्टी का दबदबा और बाकी देशों में एक पार्टी का दबदबा, ये दोनों अलग चीज है। यानी भारत में एक पार्टी का दबदबा और बाकी देशों में एक पार्टी का दबदबा, ये दोनों क्या है? अलग चीज है। जैसे भारत में किसका दबदबा था? कांग्रेस का दबदबा था। अब बात करते हैं जैसे किस प्रकार अलग है, बाकी देशों में अलग किस प्रकार है, भारत में किस प्रकार अलग है। जैसे चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को शासन चलाने का क्या था? अधिकार था। जैसे बात करते हैं किस प्रकार अलग है, चीन भारत का पड़ोसी देश है, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को क्या था? शासन चलाने का अधिकार था, जबकि भारत में ऐसा नहीं था। म्यांमार, बेलारूस में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ। म्यांमार, बेलारूस में एक पार्टी का प्रभुत्व है, वो कानूनी और सैन्य उपायों के चलते, यानी सैनिक कार्रवाई के चलते क्या हुआ? कायम हुआ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को जनता के द्वारा चुना गया, लेकिन जबकि भारत में कांग्रेस को किसके द्वारा चुना गया? जनता के द्वारा चुना गया। उस वक्त भी विपक्ष में राजनीतिक पार्टी थी, ये नहीं था कि उस वक्त विपक्ष में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, लेकिन लोगों ने फिर भी कांग्रेस को चुना। यही भारत के लोकतंत्र की क्या है? खूबसूरती है, यानी लोगों के द्वारा क्या किया गया? इसका चुनाव किया गया। जबकि हम बात करते हैं क्यूबा और सीरिया के संविधान में और चीन के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को क्या था? शासन चलाने का अधिकार था, जबकि यहाँ क्या था? लोकतंत्र के द्वारा या लोगों के द्वारा कांग्रेस को क्या किया गया? चुनाव किया गया भारत में। बात करती है म्यांमार और बेलारूस में एक ही पार्टी का प्रभुत्व है, कानूनी तौर पर और सैन्य कार्रवाई के द्वारा स्थापित किया गया, जबकि भारत में किसके द्वारा? जनता के द्वारा स्थापित किया गया। अब आगे बात करते हैं भारत के जैसे ही दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के बाद, भारत के जैसे यानी जिस प्रकार भारत में रंग भेद की नीति चलाई जा रही थी या जाति दलितों के संरक्षण को लेकर जो भी आंदोलन चल रहे थे, उसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका में भी रंग भेद की, यानी कलर रंग भेद, काले और गोरे का रंग भेद, उसकी समाप्ति के बाद अफ्रीका में भी रंग भेद को लेकर आंदोलन हुए। उसकी समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। जिस प्रकार भारत में कांग्रेस का दबदबा कायम हुआ, उसी प्रकार अफ्रीका में किसका? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। लगभग जितनी भी पार्टी बनी, ये या तो आज़ादी के बाद या उसी के आसपास बनी, यानी जितनी भी पार्टियों का गठन हुआ वो या तो आज़ादी के बाद या उसी के आसपास हुआ। लेकिन कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला, जबकि कांग्रेस थी वो क्या थी? आज़ादी से पहले की पार्टी थी, इसीलिए इसे अव्वल सर्वश्रेष्ठ होने का और इकलौती पार्टी यानी आज़ादी से पहले इकलौती पार्टी होने का भी फायदा मिला। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन की अगुवाई के साथ साथ सभी को साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति रखती थी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस क्या थी? सबसे बड़ी
बात कांग्रेस की ये थी कि आज़ादी के आंदोलनों में कांग्रेस ने क्या है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही साथ सभी को साथ लेकर चलने की कांग्रेस के अंदर क्या थी, प्रवृत्ति थी। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में हुई। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई और उस वक्त इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। यानी 1929 में इसे इंस्टीट्यूशनल की स्थान पर क्या कहा जाता था, नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। स्पेनिश में, स्पेनिश का मतलब स्पेन में, कहाँ पर, स्पेन में, स्पेनिश, स्पेनिश का मतलब है स्पेन में, इसे पीआरआई कहा जाता था। यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को स्पेन में पीआरआई कहा जाता था। इसका लगभग 60 सालों तक मैक्सिको में क्या रहा, शासन रहा। इसका शासन है वो 60 सालों तक रहा मैक्सिको में। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को स्वतंत्रता से पहले इकलौती पार्टी होने का फायदा मिला, उसी प्रकार इसे मैक्सिकन क्रांति यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी को मैक्सिकन क्रांति की क्या थी, विरासत हासिल थी। और इसने लगभग कितने सालों तक, 60 सालों तक क्या किया, शासन किया। मुख्य रूप से इसमें कई संगठन थे। यानी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी में मुख्य रूप से कई संगठन थे, जैसे राजनेता, सैनिक, नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दल इसके अंतर्गत क्या थे, शामिल थे। चलो साथियों आगे बात करते हैं। कुछ ही समय के बाद पीआरआई के संस्थापक पीआरआई की स्थापना कब हुई, 1929 में। उसके संस्थापक कौन थे, प्लूटोको इलियांस कैलेंस। यानी पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के संस्थापक थे प्लूटोको इलियांस कैलेंस। इसने स्थापना कब की थी, 1929 में इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। कैलेंस ने इस संगठन पर क्या कर लिया, कब्जा जमा लिया। कब्जा होते ही नियमित रूप से होने वाले चुनाव में जीत होने लगी। जैसे ही कब्जा जमाया, नियम 60 सालों से विरासत यानी मैक्सिकन क्रांति क्या थी, इसको विरासत में मिली थी और ये हर बार क्या करते थे, जीतते थे। पीआरआई के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता था। यानी इसके शासन को क्या कहा जाता था, तानाशाही शासन कहा जाता था। और अंत में सन 2000 में इस पार्टी की हार हुई। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की अंत में 2000 में यानी सन 2000 में इसकी क्या हो गई, हार हो गई। राष्ट्रपति के पद के चुनाव को लेकर इसका दबदबा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी राष्ट्रपति पद को लेकर इसका दबदबा है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का दबदबा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कम्युनिस्ट। ये मिस प्रिंट हो गया है, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग हिस्सों में 1920 के दशक में साम्यवादी समूह उभरे। भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में 1920 के दशक में साम्यवादी समूह उभरे। यह समूह बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। वहां क्या था, रूस में हुई थी बोल्शेविक क्रांति। राजा जार निकोलस का शासन था, जारशाही शासन होने के कारण ये क्या हुई, बोल्शेविक क्रांति हुई। तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी का रास्ता पकड़ना चाहते थे। उभरे बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे, साम्यवादी लोग थे वो क्या थे, बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थे तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए साम्यवादी विचारधारा को क्या करना चाहते थे, अपनाना चाहते थे। 1935 से 1941 तक कांग्रेस में रहकर काम किया। इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1935 से 1941 तक कांग्रेस में रहकर क्या किया, काम किया। फिर ये साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। 1941 के दिसंबर महीने में साम्यवादी कांग्रेस से क्या हो गए, अलग हो गए। उस वक्त साम्यवादी ने, यानी जब अलग हुए 1941 के दिसंबर में, उस वक्त साम्यवादी ने ब्रिटेन को समर्थन किया जो नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। यानी साम्यवादियों ने किसका समर्थन किया, ब्रिटेन का समर्थन किया, जो किसके खिलाफ लड़ रहे थे, जर्मनी के, नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ, बात करते हैं 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि यह सच्चा या सच्ची आज़ादी नहीं है। यानी 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि ये क्या नहीं है,
सच्ची आज़ादी नहीं है। इस विचार से तेलंगाना में क्या हो गए, हिंसक विद्रोह को बढ़ावा मिला। यानी तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को क्या मिला, बढ़ावा मिला कम्युनिस्ट पार्टी का। जैसे ही कहना था कि ये सच्ची आज़ादी नहीं है, तो तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा मिला। फिर भी इन्हें जनता का समर्थन नहीं मिला, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी को जनता का क्या नहीं मिला, समर्थन नहीं मिला, और इन्हें सेना के द्वारा दबा दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी को सेना के द्वारा दबा दिया गया। अब बात करते आगे। अंत में इन्होंने या उन्होंने 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया। 1951 के चलते चलते हिंसक क्रांति का रास्ता था वो क्या कर दिया, छोड़ दिया। और 1951 में आपको पता है आम चुनाव होने लगे। 1952 में आम चुनाव समाप्त हुए। 6 माह का समय लगा था आम चुनाव की मतगणना में। पहले आम चुनाव हुए, यानी 1951 के अंत में पहले आम चुनाव हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीती। यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रथम आम चुनाव में 1952 में कितनी सीटें जीती, 16 सीटें जीती, और सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी बनी। और किसी पार्टी को इससे ज्यादा सीटें नहीं मिली, कांग्रेस को छोड़कर। जीतने वाली पार्टी तो कांग्रेस थी, लेकिन विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्योंकि इसको 16 सीटें मिली, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। इस दल को आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल का मुख्य रूप से क्या था, समर्थन था। यानी कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वाधिक समर्थन है वो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल से मिला। इस पार्टी के प्रमुख नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता AK गोपालन, ऐसे डांगे, EMS नमूद्री जो बाद में क्या बने थे, केरल के मुख्यमंत्री बने थे। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक आने के बाद 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, बिखर गई। चीन और सोवियत संघ के बीच क्या है, विचारों को लेकर कुछ बाधाएं आई। आने के कारण 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हो गई, बिखर गई। सोवियत संघ के विचारधारा को मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। यानी सोवियत संघ की जो भी विचारधारा थी उसको मानने वाले जितने भी भारतीय थे वो किस में रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जबकि इसके विरोधी, जबकि सोवियत संघ की विचारधारा को न मानने वाले लोग हैं वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM नाम से अलग पार्टी बना ली, जो आज तक क्या है, कायम है। यानी मार्क्सवादी पार्टी बना ली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में सोवियत संघ की विचारधारा रखने वाले लोग थे वो तो किस में रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में। जबकि इनकी विचारधारा न मानने वाले लोग थे, उन्होंने मार्क्सवादी CPIM का क्या कर दिया, गठन, और इस पार्टी से जुड़ गए। चलो साथियों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही है और हमारे द्वारा जो भी सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है वो आपको समझ आ रही है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा कि आगे आने वाली जितनी भी सूचनाएं हैं या जो भी वीडियो अपलोड है वो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होगी। तो चलो साथियों, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलेंगे एक नई और ताज़ा क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।